रज़िया का घर झुग्गी नुमा था। घर का दरवाज़ा भी ना था, बस एक टाट का पर्दा झूल रहा था जो फटा हुआ और मैला भी था। रज़िया छतरे टाट के पर्दे से नज़र आ रही थी। मैंने इजाज़त भी ना ली और घर के अंदर चली गई। इसने सरासीमगी को करहतगी से मुझको देखा और बेदिली से बैठ जाने को कहा। कहने लगी, मगर बैठोगी कहाँ? हमारा यहाँ तो तुम्हारे बैठाने को कोई कुछ भी नहीं है। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं है, नीचे ज़मीन पर ही बैठ जाती हूँ। मैं इसके पास बैठ गई और इसकी खूबसूरत शक्ल और बच्चों की खूबसूरत फौज को देखा और जो भूख से मरियल हो रहे थे। मैंने अंदाज़ा कर लिया कि ये औरत बहुत दुखी है। मैंने रज़िया से हमदर्दी से बात शुरू की। हमदर्दी पाकर वो फट पड़ी। कहने लगी, बाजी मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी वालदा सौतेली थी। अनपढ़ होने के साथ साथ वो बहुत जाहिल किस्म की औरत थी। अभी मैं 7वीं में पढ़ती थी कि माँ ने ये विर्द शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी हो गई है, अब इसको स्कूल नहीं जाना चाहिए। अब्बाजान को भी अम्मी ने नाक में दम कर रखा था, इसलिए वो इनसे कुछ लाताल्लुक से रहते थे। वो घर के किसी मामले में दखल ना देते थे और ना दिलचस्पी लेते थे। इनका काम बस ये था कि कमा कर ला दें और घर जैसा भी चलता है चलने दें। अम्मी ने जल्द ही मुझे स्कूल से उठा लिया और मैं हमेशा मुलाजिम के साथ स्कूल जाती थी। बेटा मुलाजिम के साथ स्कूल जाती थी, वही मुझे स्कूल से घर वापस लाता था। जिस रोज़ मैं आखिरी मर्तबा स्कूल से घर वापस आ रही थी, मैं रास्ते में रोती आ रही थी। मुलाजिम मुझे तसल्लियाँ देता था कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी अम्मी से कहूँगा कि बीबी को पढ़ने का बहुत शौक़ है, इसको पढ़ने दें। घर पहुँची तो मेरी आंखें सूजी हुई थी। मुलाजिम ने अम्मी जान से कहा कि बेगम साहिबा, सब अफसरों की बेटियाँ पढ़ रही हैं, आप रज़िया बीबी को भी पढ़ाने दें। बस इसका इतना ही कहना था कि अम्मी पीट पड़ी और अरबाब से कहने लगीं कि अब पता चला रज़िया स्कूल के लिए क्यों रोती थी। तुम क्यों आज इसकी सिफारिश कर रहे हो? वो तुम्हारे लिए रोती थी, तुम स्कूल नहीं ले जाते, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते होगे। न जाने तुम लोग क्या क्या गुल खिलाते फिरते हो। अपनी हैरियत चाहते हो तो फिर सामने ना आना। फिर इन्होंने मुझे पकड़ लिया और खूब मारा पीटा। वाले साहब को अलग बहकाया। इन्होंने मुलाजिम को तब्दील कर दिया। अब जो दूसरा मुलाजिम आया, इत्फाक से वो पहले मुलाजिम का दोस्त भी था और रिश्तेदार भी। इसका नाम रशीद था। पहले वाले ने तमाम बातें इसको बता दी और कहा कि बेगम साहबा ने मुझको बेइज्जत किया है, तुम भी इन लोगों को बेइज्जत कर दो। अब रशीदा ताक में रहने लगा कि जब मौका मिलता मुझे बड़े खलूस और प्यार से मिलता। मैं सौतेली माँ के जुल्म को सताई हुई और प्यार को तरसती हुई रूह थी। मैं भी इससे बातें करके सुकून महसूस करती थी, मगर ये बातें सिर्फ अम्मी जान के जुल्म से मुतल्लिक होती या दुख सुख के मुतल्लिक या फिर पढ़ाई के बारे में कोई अहलाक से गिरी हुई बात ना होती थी। वो अक्सर कहता कि तुम्हारी माँ न जाने कैसी संगदिल औरत है, तुम पढ़ना चाहती हो तो मेरे पास पढ़ लिया करो, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा। थोड़ा थोड़ा घर में पढ़ती रहोगी तो तुम एक दिन मैट्रिक का इम्तहान देने के काबिल हो जाओगी। मैं इसकी बातों में आ गई। इसने अपनी जेब से किताबें खरीदी और मैंने चोरी चोरी पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे अलावा सब बहनें पढ़ती थीं, मगर अम्मी इन्हें कुछ भी ना कहती थीं। जब अम्मी रोज़ दोपहर को अपना कमरा बंद करके सो जाती, मैं रशीद से पढ़ती, रोज़ कभी 1 घंटा तो कभी 1.5 घंटा। एक दिन अचानक दोपहर को अम्मी की आंख खुल गई। मैंने अपने कमरे में बैठी रशीद से पढ़ रही थी कि मेरी बहन ने अम्मी को बता दिया कि बाजी अपने कमरे में है, दरवाज़ा खुला हुआ था, हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे। मैं कुर्सी पर बैठी सामने मेज़ पर किताबें रखी थीं और रशीद चारपाई पर बैठा था और मैं इसके से पढ़ रही थी। यही मंजर था कि जब अम्मी कमरे में दाखिल हुई, इतने में इन्होंने मुझे बालों से पकड़ लिया और मारने लगी। रशीद ने कहा, बेगम साहिबा, मैं तो बीबी को पढ़ा रहा था, मगर अम्मी मुझे मारती रहीं और खूब जानती थी कि क्या पढ़ती है। मगर मैं ऐसी ही तो तुमको पसंद है अगर ये ऐसी ही तुमको पसंद है तो इस बदकिरदार को अपने घर ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि ये बुरे रास्ते पर चले। मैंने जब ये अल्फाज सुने तो बेहोश हो गई। मेरा सर मेज़ के कोने से टकरा दिया गया और जख्म आ गया, मगर माँ ने कोई परवाह न की। तभी अब्बाजान भी आ गए और इन्होंने पूछा, क्या बात है? अम्मी ने बताया कि सर्वेंट क्वार्टर में रशीद के साथ में तुम्हारी बेटी को ऐसी हालत में पकड़ा है कि क्या कहूँ। ये लड़कियां गवाह हैं। बताओ, इस करतूत में तो इन मासूम बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। ये भी इसकी देखा देखी ख़राब हो जाएंगे। बेहतर है तुम इसको इसी रशीद से शादी कर दो जिसको ये चाहती है। हमारा क्या है, बूढ़ा भला अपना क्या खुद भागेगी, खुद भुगतेगी। अब ये किसी शरीफ घराने की बहू बनने के काबिल नहीं रही। अब्बाजान गुस्से में दीवाने हो गए। इन्होंने रशीद को बुलाया और बगैर सोचे समझे गए रशीद और हम में कितना फ़र्क है, इन्होंने मेरा निकाह इसके साथ करा दिया। रशीद हैरान भी था और खुश भी।
وہ مجھے چاہتا بھی تھا اور اس کے بعد رشید کو ابا جان نے نوکری سے ڈسچارج کرا دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ امی نے سب لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ ہم نے ترس کھا کر ایک یتیم لڑکی پالی تھی، اس کو اپنی بیٹی کہتے تھے، مگر لڑکی اچھی نہ نکلی تو میں نے اپنی بچوں کی وجہ سے کہیں ان کو بھی اس کی ہوا نہ لگ جائے اس مصیبت کو گھر سے بیاہ کر رخصت کر دیا ہے۔ وہ ہمارے ہی ملازم کے ساتھ خراب ہو گئی تھی۔ یہ باتیں وہ چپکے سے افسروں کی بیویوں سے کہتی تھی، ابا جان کو کچھ خبر نہ تھی۔ ابا جان کو مجھ سے دلچسپی بھی کیا تھی، انہوں نے تو مجھ کو مڑا ہوا سمجھ لیا تھا۔ رشید مجھے اپنے گاؤں لے آیا، مگر وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس کی پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے معافی مانگی اس گناہ کی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ خیر گاؤں کے لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، انہوں نے میرے آنسو پونچھے اور اس کی بیوی کو بھی سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا، اگرچہ رشید کی پہلی بیوی کا دل صاف نہ ہوا۔ اب تو شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں اور 6 بچے ہیں۔ میری سوتن الگ مکان میں رہتی ہے اور اس کے بھائی رشید کو مجبور کرتے ہیں کہ تم رضیہ کو طلاق دو یا اس کا خرچہ بند کر دو۔ رشید کہتا ہے کہ صرف رضیہ کا سوال ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر اب تو 6 بچے ہیں، ان کا کیا کروں؟ میری سوتن 7 بھائیوں کی بہن تھی، انہوں نے رشید پر اتنا دباؤ ڈالا کہ مجبور وہ اپنی پہلی بیوی کو لے کر بیرون ملک چلا گیا اور میں یہاں تنہا ان بچوں کے ساتھ سمیٹنے کو باقی رہ گئی ہوں، جو بھوک، بیماری اور غربت کے ہاتھوں زندگی کی خوشیوں کو ترستے ہیں۔ جب میری سوتن کے بھائیوں کو ان بچوں کے سسکیوں پر رحم آتا تو وہ ان کے لیے خرچہ دے دیتے اور میں صبر شکر کر لے لیتی ہوں۔ رضیہ کی کہانی سن کر میں رو پڑی اور دیر تک سوچتی رہی کہ کیا عورتیں سوتیلی ماں بن کر سچ مچ ڈائن بن جاتی ہیں؟ کیا ایسے باپ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اولاد کو جیتے جی جلنے کے لیے اپنے ہی ہاتھوں دوزخ میں پھینک دیتے ہیں؟ جیم ڈسکا۔